हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लब। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 8 में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक और ये है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर मैं बात करूं अलग अलग बोर्ड्स की, जैसे कि सीबीएसई रहा, आईसीएसई बोर्ड रहा, या फिर अलग अलग स्टेट बोर्ड्स हैं जैसे कि यूपी बोर्ड रहा और एएमई बोर्ड रहा, इन सभी बोर्ड्स में ये जो क्वेश्चन है यहाँ से वो एक सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन के तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ इससे पिछले वाला जो लेक्चर था, उस लेक्चर में हम लोगों ने बताया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिन पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और क्या क्या इस सिंपल से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमारे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाला लेक्चर अभी भी गो थ्रू नहीं हुए हैं उस लेक्चर से, तो मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले उस लेक्चर को जरूर अटेंड करें, जिससे आप लोग का एक फ्लो बना रहेगा लेक्चर्स के दौरान। और जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है ठीक वैसा आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, जैसे आपके नोट्स भी प्रॉपर बने रहेंगे और कोई भी नोट्स में आप लोगों को गैप नहीं देना है। ऐसा नहीं कि लेक्चर नंबर 7 देखने आ गए तो लेक्चर नंबर 6 छोड़ दिया, ठीक है, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिससे आपके नोट्स इनकम्प्लीट ही रहते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जानने से पहले एक दो बातें लेक्चर नंबर 7 की थी। वो क्या थी लेक्चर नंबर 7 की बात है कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, और ये 10th क्लास में भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अच्छा, तो यहाँ से R इज द रेजिस्टेंस, रो इज द रेजिस्टिविटी, जो कि हमको यहाँ पर समझना भी है। हमें रो क्या है, रो सिंबल किसका सिंबल है, रेजिस्टिविटी का सिंबल। L इज द लेंथ ऑफ वायर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। जैसे लेंथ ऑफ वायर इज L एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर शो भी किया है यहाँ पे। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि भाई ये बताइए रेजिस्टिविटी रो, इसका फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहीं से ट्रांसफॉर्म करिएगा इसको। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ओके, और इसका दूसरा नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो सिंबल है हमारा, तो यहाँ से R मल्टीप्लाई A अपॉन L, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा साहब, मैं आपके सामने एक शर्त रखना चाहता हूँ कि मान लीजिएगा जो तार आपने माना है, वो जो तार है वो 1 मीटर का तार है। कितने मीटर का तार है वो, 1 मीटर का वायर, ठीक है। तो आपके पास जो तार है वो 1 मीटर का है, और इस वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो एरिया क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। ओके, नो इशू। अब आपने इस वायर के एंड्स पे क्या कनेक्ट कर दिया, आपने इस वायर के एंड्स पे कनेक्ट कर दी एक बैटरी। चलिए, बैटरी भी लगा दी यार। अब इस बैटरी को लगाने के बाद आप जानते हैं सर्किट है कंप्लीट, तो तुरंत सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ साहब, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ। तो याद करिए लेक्चर नंबर 7, जब भी कभी किसी वायर से करंट फ्लो होता है, वो वायर क्या करेगा, उस करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल, रुकावट डालेगा, और उस रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उस रुकावट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये सिंपल, ये वायर है 1 मीटर का और इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। इस वायर के एंड्स पे बैटरी लगा दी गई है 20 वोल्ट की, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। अब ये वायर भी इस करंट I के रास्ते में क्या करेगा, रुकावट डालेगा, हर्डल डालेगा, ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा। और मान लो भाई उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, मान लो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम। तो भाई साहब ये जो 50 ओम है ना, ये 50 ओम यही है रेजिस्टिविटी। समझा नहीं? अरे सिंपल यार, एक तार ले ले, उसकी लेंथ 1 मीटर मान ले, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर मान ले। वो वायर जब उसमें से करंट फ्लो होगा, तो वो वायर जो करंट के रास्ते में रुकावट डालेगा, जो करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन डालेगा, हर्डल डालेगा, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी, वो वैल्यू ही उस वायर की रेजिस्टिविटी होगी। तो रेजिस्टिविटी कुछ और नहीं भाई, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है। लेकिन स्पेशल केस में रेजिस्टेंस, सर स्पेशल केस समझा नहीं यार। स्पेशल केस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो तार है, उस तार की लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए, और उस तार का जो एरिया क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। वो जो स्पेशल वायर है आपके सामने, स्पेशल डायमेंशन वाला वायर जिसकी लेंथ 1, एरिया 1, वो वायर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा करंट के रास्ते में, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू ही रेजिस्टिविटी कहलाती है। सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस बट इन द स्पेशल केसेस। So electrical resistivity is defined as the electrical resistance. Most important word electrical resistance ही होता है, लेकिन special case की electrical resistance, it is electrical resistance of that conducting wire। ऐसे वायर की electrical resistance जिस वायर की लेंथ 1 मीटर है और जिस वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है जनाब। ओके, सो यहाँ से हमारे सामने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, R मल्टीप्लाई A अपॉन L। L की वैल्यू 1 मीटर, एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, R के बराबर। तो ये अपने डिफाइन भी कर दिया। सो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर whose length is 1 meter and whose area of cross section is 1 meter square।
चलिए साहब, मैं अगर आपसे बात करूं कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का आप लोगों ने सीख तो लिया ऐसे, अब इसका ज़रा मुझे यूनिट बता दीजिए और इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हमने जैसे भी यहाँ पे फॉर्मूले में बताया, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। इसके जो क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो तो अगले लेक्चर्स में डिस्कस जरूर करेंगे हम लोग, लेकिन इस वाले लेक्चर में लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते रहेंगे। ओके, सो यहाँ से रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट मीटर। सो मीटर से मीटर कैंसिल, सो रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। व्हाट इज द यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी? ओम मीटर। ओके, इसके बाद कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अरे यार मेरे समझ में नहीं आ रही है तो अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन अच्छे लग रहे हैं। ठीक है भाई, मेरी क्रिएटिविटी शो हो रही है इसमें, है ना, तो मैं इसे मिटाना नहीं चाहता इतनी आसानी से, दुख होता है, पीड़ा। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, उसे और देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को और अच्छा आगे देखते हैं भाई क्या है हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अच्छा जी, एक बात बताइए, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, वेयर आर इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड एल इज द लेंथ ऑफ वायर। ठीक है भाई, सो यहाँ से आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ओके, नो इशू। एंड ए इज द एरिया एंड एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। चलिए साहब, वी इज इक्वल्स टू, याद करिए वी इज इक्वल्स टू क्या होता है? अरे यार, वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। सो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पुट कर दिया। आई इज द करंट, ए इज द एरिया, एल इज द लेंथ। चलो, तो सारे जो क्वांटिटीज यहाँ पर इन्वॉल्व है उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दो और देखते हैं सॉल्व करके क्या आंसर आता है। यार वर्क डन के लिए ml/t-2, वर्क डन के लिए क्या लिखेंगे आप? ml/t-2। ओके, याद रखना वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस, ml/t-2। और एरिया के लिए L2, एरिया के लिए क्या होगा? L2। और चार्ज तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज का फॉर्मूला होगा करंट मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, करंट के लिए A, टाइम के लिए T, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा AT। चार्ज के लिए हो गया, हम लोगों ने लिख दिया चार्ज के लिए AT, करंट के लिए A और L के लिए लेंथ के लिए L। आप इस पूरे को सॉल्व करिए और आप पूरे को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपके पास वो आएगा ml/t-3 और A-2। ये देखने को कभी कभी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूपी बोर्ड वगैरह में और एएमयू में देखने को मिल जाता है। आईसीएसई बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतौर ये चीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है कि भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, ये हमारा सीबीएसई भी पूछ लेता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, यहाँ पर काफ़ी सिंपल फैक्टर्स भी हैं और काफ़ी आसानी से मैंने आपको बताया भी है। आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है भाई, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से रो की वैल्यू हो जाएगी भाई आर इंटू ए अपॉन एल। आप देखिए आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। चलिए, ओम्स लॉ से हम लोगों ने क्या सीखा है कि भाई ओम्स लॉ से हम लोगों ने सीखा है, याद करिए पिछले वाला लेक्चर नंबर वो था आपका ये 5। हाँ जी, सो लेक्चर नंबर 5 में मैंने डिटेल डिस्कशन किया था ओम्स लॉ से रिलेटेड, वहाँ पे मैंने ओम्स लॉ समझाया भी था, प्लस मैंने वहाँ पे ओम्स लॉ का एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया था जिससे आप लोग ओम्स लॉ को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो उस लेक्चर को जरूर अटेंड करें जिससे आप लोगों को यहाँ से ये चीज़ समझ में आ सके कि भाई यहाँ से रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ml/ne²a, where m is the mass of the electron, l is the length of wire, and what is n? Number density of free electrons. What is number density of free electrons? It simply means number of free electrons per unit volume. n is the number of free electrons per unit volume. और मैंने साफ साफ कहा था वहाँ पर कि भैया n जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये प्रॉपर्टी होती है तार के मटेरियल की। अगर आपके पास चांदी का तार है तो उसके लिए n की वैल्यू कुछ और होगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n की वैल्यू कुछ और होगी। और अगर मेरे पास सोने का तार है तो उसके पास, सोने का तार तो वैसे मेरे पास भी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, तो अगर मेरे पास सोने का, चलो छोड़ो, लोहे पे आ जाओ, लोहे का तार है मेरे पास तो उसके लिए n की वैल्यू कुछ और होगी। कॉपर, वो भी चलो बजट में है। कॉपर का अगर मेरे पास तार है तो कॉपर के लिए n की वैल्यू कुछ और होगी। तो मतलब इन शॉर्ट अलग अलग मटेरियल्स के वायर हैं तो उनके लिए n की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। अगर खुद सोचो, एक इंसान के पास अगर सोने का तार है तो वो ओम्स लॉ की बात करेगा, फिर क्यों करेगा ओम्स लॉ की बात, है ना। हम जैसे करेंगे, बस इमेजिन करेंगे ओम्स लॉ, नहीं इमेजिन करेंगे ओम्स लॉ और इमेजिन करेंगे सोने के तार को। ठीक है, रियलिटी में तो हो नहीं सकता, इमेजिन ही कर सकते हैं और क्या है। दिन पूरी ज़िंदगी बीती जा रही है इमेजिन करते करते, यानी क्या क्या इमेजिन करना पड़ता है। छोड़िए क्या कहाँ पहुँच गए। हाँ जी, तो ml/ne²a। सो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है यार।
तो r की वैल्यू यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 में r की जो वैल्यू है वहाँ पर यहाँ पे से इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दीजिए यहाँ पर। सो ml/ne² a टाउ मल्टीप्लाई a इंटू एल। साफ उस्ताद ऐसे कैसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में, नहीं तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा नहीं तो 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, ठीक है। इसीलिए सो ml/ne² a टाउ, a से a कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर में क्या आएगा m/ne² टाउ। m/ne² टाउ, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी रो डिपेंड करता है पहला n, भाई साहब मैंने बताया साफ n। तो n क्या है, किसका फैक्टर है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर को चेंज करेंगे जैसे सोने से चांदी पे, चांदी से कॉपर पे, कॉपर से एल्यूमिनियम पे, अलग अलग मटेरियल्स के लिए n की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। दूसरा टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लेक्चर नंबर जो है 7 में डिटेल में डिस्कशन किया था। इसमें क्या कि भाई रिलैक्सेशन टाइम टाउ कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं फिर बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग जो दोबारा भूल जाते हैं, ठीक है। देखिए टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीज होने से थर्मल वेलोसिटी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बाहर की सराउंडिंग की हीट बढ़ेगी ना, सो थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है भाई। टेम्परेचर बढ़ा, सराउंडिंग में हीट बढ़ी, चलो सराउंडिंग में हीट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स वायर के उस हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन्स उस हीट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी थर्मल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम टाउ, टाउ इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। अरे उस्ताद एक बात बताओ, एक कार तेज भाग रही है तो उसे जर्नी तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा। सेम मैं भी कह रहा हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स की अगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई तो उन्हें टक्कर करने के बीच में मिलने वाला समय, एक टक्कर हुई इलेक्ट्रॉन की, फिर ये दूसरी टक्कर हुई, तो लगातार 2 टक्कर के बीच का समय, टाइम घट जाएगा। जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम घट जाएगा। तो याद रखना, रिलैक्सेशन टाइम टाउ और टेम्परेचर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, और अगर टेम्परेचर घटता है तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है। तो इन शॉर्ट भाई साहब, आपका जो रेजिस्टिविटी है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर और दूसरा टेम्परेचर ऑफ वायर। कभी कभी हमारे पेपरों में सवाल आ जाता है कि वो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। तो भैया लेंथ और एरिया ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। उल्टा सीधा मत लगा करके आ जाइएगा इसमें, नहीं तो बड़े नंबर कट जाते हैं, दुख भी होता है ना। तो चलिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताता हूँ और अपने लेक्चर को यहीं पर फिर एंड करता हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताने के बाद। चलो सब स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या थी, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमें ये पता चलता था कि वो वायर कितना ज़्यादा अपोज करेगा खुद में से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, तो सिंपल जस्ट ऑपोजिट है। तो क्या है भाई इसके सामने, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है भाई, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको कि मेजर किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या है, वो क्वांटिटी होती है जिसकी वजह से हमको इस बात का पता चलता है, जो इस बात का अंदाज़ा देती है कि किसी वायर से कितने आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। मतलब अरे यार, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या था कि कितना ज़्यादा वो वायर अपोज करेगा, उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का उल्टा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो कितने आसानी से कोई कंडक्टिंग वायर खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा देगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का नाम दे देते हैं। तो कितनी आसानी से कोई वायर इलेक्ट्रिक करंट को खुद में से फ्लो करवा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का नाम देते हैं। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो भाई मैथमेटिकली बहुत आसान है। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, अगर सपोज करो रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है तो 1/5 इज कंडक्टेंस। तो मैथमेटिकली रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, सिंपल। तो भाई अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो भाई और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को किससे लिखते हैं, जी से। जैसे रेजिस्टेंस को R से लिखते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को किससे लिखते हैं भाई, G से। तो G इज इक्वल्स टू 1/R। और मैं तो भाई हर लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में भी, लेक्चर नंबर 7 में, और अब लेक्चर नंबर 8 चल रहा है, तो यार हर लेक्चर में मैंने बताया कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल्स टू ml/ne² a टाउ। और where R is what? R is the resistance, M is the, what is M? Mass of electron, L is length of wire, what is N? Number of free electrons per unit volume, जिसे number density भी बोलते हैं। E क्या है, E? Charge of electron, A area of cross section of wire, and tau is what? Tau is the relaxation time. ओके, सो अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। रेसिप्रोकल हो गया है, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो ne² a tau/ml, ये है कंडक्टेंस का फॉर्मूला। सो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी,
जो रेजिस्टेंस की यूनिट है ठीक उसका उल्टा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा भैया, कंडक्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है जनाब? कंडक्टेंस डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ओके, कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ये सारे फैक्टर्स देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में पूछने को आते हैं ये सारे फैक्टर्स। और भाई सुन लो साफ साफ क्या क्या सवाल आने वाले हैं पेपरों में, जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं। चैप्टर एंड होते ही उसकी भी सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं। सो जब चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं अपलोड कर दूंगा 2-3 लेक्चर्स के दौरान, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को जो है बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे जब आने वाले सेशंस में जब मैं डिस्कस करूं क्वेश्चंस को इनके, तो आप लोग ये ना कहें कि यार ये क्या कराना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आने वाले हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो ये हमारे कंडक्टेंस से रिलेटेड हुआ। अब ठीक इसी के जैसा पैटर्न है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। तो भैया क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सिंबल सिग्मा, सिग्मा रूल्स। ओके, 1 रो। रो क्या है? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। व्हाट इज रो? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। देखो भाई ऐसा है, अगर बंदा सिंगल होता है ना तो वो क्रिएट करता है तरह तरह की हाइप, सिग्मा रूल्स, है ना, बीटा मेल्स, अल्फा मेल्स, कुछ तो करना पड़ता है ना। अंगूर खत्ते हैं, क्या करें फिर? इफ़ यू नो यू नो। सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 रो। सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 रो। रो रेजिस्टिविटी के लिए भाई अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले रेजिस्टिविटी का लिए बताया था। भाई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था m/n² टाउ, ठीक है। अब ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो, इसे ऊपर भेज दीजिए। तो इसको ऊपर भेज देंगे तो सिग्मा का फॉर्मूला आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल्स टू ne² टाउ अपॉन m। सिग्मा इज इक्वल्स टू ne² टाउ अपॉन m। तो यहाँ तक तो हो गया भाई रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जो रेजिस्टिविटी ये कंडक्टिविटी हुआ, सॉरी, और जो कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी वो होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, मतलब जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है उसका जस्ट ऑपोजिट। तो आज हम लोग इस लेक्चर में इतना ही डिस्कस करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, या फिर हम कह सकते हैं उसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, और आईसीएसई बोर्ड रहा, सीबीएसई बोर्ड रहा, उसमें भी वो उसको डिराइव करवाने को बोलते हैं भाई 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। ओके, सो आज इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सो पेशेंसली एंड हैव अ नाइस डे।